Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hopefully you would be fine and enjoying good health. This is Munir Ahmed. Dear students, in last lecture we discussed one respiratory disorder known as otitis media. What is otitis media? Concept, etiology, or causes, symptoms, risk factors, treatment and preventions we have already discussed in last lecture. Now we are going to discuss another respiratory disorder is known as emphysema. What is emphysema? Students will able to explain after this lecture what is emphysema, what is the etymology or meaning of emphysema, causes, symptoms, treatments or preventions of emphysema. Before going to discuss definition of emphysema, first we should understand the concept of emphysema, then we proper define what is emphysema. emphysema असल में है क्या चीज, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझते हैं. इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम को जस्ट रिकैप करना होगा ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर लें कि एल्वियोलाई या एयर सैक्स का फंक्शन क्या है. ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इसका जो मेन फंक्शन है गैसेस को एक्सचेंज करवाना है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करवाना, एल्वियोलाई तक पहुंचाना और फिर एल्वियोलाई से, फॉर एग्जांपल एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर करना. और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में मौजूद है इसको रिलीज करवाना एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. यह मेन फंक्शन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, मीन के गैसेस को एक्सचेंज करवाना है. लेकिन यहां पे हम सिर्फ एल्वियोलाई की बात करते हैं या एयर सैक्स की बात करते हैं. एल्वियोलाई और एयर सैक्स का क्या मेन फंक्शन है? यह वो रिस्पायरेटरी सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई तक जाती है. यह मेन फंक्शन है एल्वियोलाई का. क्लियर है? अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ. जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंचती है, एल्वियोलाई तक जब पहुंचती है तो इसका जो साइज है वो इनलार्ज हो जाता है. इनहेलेशन के दौरान जब ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एल्वियोलाई तक पहुंचती है तो एल्वियोलाई का जो वॉल्यूम है या साइज है वो इंक्रीज कर जाता है. लेकिन जब ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस करता है, मींस के जब ये एयर को रिमूव करता है तो इसका जो साइज है वो डिक्रीज होता है. ये नॉर्मल फंक्शन है एल्वियोलाई का. इसी पॉइंट को रिवाइज करता हूं, यही पॉइंट हमारे आज के लेक्चर पे बेस करेगा. जब ऑक्सीजन एयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एल्वियोलाई तक पहुंचता है तो इसका साइज इंक्रीज कर जाता है. जब ये एक्सहेलेशन करता है तो इसका साइज डिक्रीज करता है. लेकिन वो कंडीशन जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन या एयर एल्वियोलाई तक पहुंचती है, एल्वियोलाई का साइज इंक्रीज कर जाता है, बट फिर अपनी पोजीशन पे एक्सहेलेशन के टाइम अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकता. इस कंडीशन को, इस डिसऑर्डर को एम्फिसीमा कहते हैं. इस पॉइंट को दोबारा रिवाइज कर रहा हूं. एयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एल्वियोलाई तक पहुंचेगी, एल्वियोलाई का साइज इंक्रीज करेगा क्योंकि एल्वियोलाई में एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स, एक फाइबर्स होते हैं जिनको हम इलास्टन फाइबर्स कहते हैं. जब एक्सहेलेशन होता है तो एक्सहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन या एयर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, एल्वियोलाई का साइज डिक्रीज करता है. ये जो इंक्रीज इन्फ्लेटेशन जो है और डिक्रीज जो है
वॉल्यूम का इंक्रीज करना और वॉल्यूम का डिक्रीज करना, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलास्टन फाइबर्स और इलास्टन प्रोटीन्स, उस वजह से पॉसिबल होता है। लेकिन वो कंडीशन जिसमें एयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगी, एल्वियोलाई तक पहुंचेगी, एल्वियोलाई का साइज इंक्रीज करेगा। इंक्रीज किस वजह से करेगा? क्योंकि एयर इनहेल हुई है, एयर आई है, लेकिन इलास्टन फाइबर्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से यह दोबारा अपना साइज डिक्रीज नहीं कर सकेगा। इस कंडीशन को एम्फीसीमा कहते हैं। अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि एम्फीसीमा क्या है। वो कंडीशन, वो क्रोनिक कंडीशन जिसमें इलास्टन फाइबर्स एल्वियोलाई के डिस्ट्रॉय हो जाएं और वो इनफ्लैट और दोबारा से अपनी पोजीशन पे ना आ सके, उस कंडीशन को एम्फीसीमा कहते हैं। द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स गेट डैमेज, वो कंडीशन जिसमें एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स डैमेज हो जाते हैं एंड लॉस देयर इलास्टिसिटी, और अपनी इलास्टिसिटी, अपना लचकपन खो जाते हैं। इस वजह से वो दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकते। इलास्टन फाइबर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो उनको इन्फ्लैट और उसको एक्सपेंड करवाते हैं। इन फाइबर्स को इलास्टन फाइबर्स कहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस कंडीशन को एम्फीसीमा कहते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं। इसको लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, एम्फीसीमा को। क्यों? अगर हम जनरली बात की जाए तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को 2 जोन्स में डिवाइड किया है। यहां से जो अपर पार्ट है, नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, इनको हम अपर रिस्पायरेटरी जोन कहते हैं, जबकि ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, इनको हम लोअर रिस्पायरेटरी जोन्स कहते हैं। सो ये मेनली एल्वियोलाई की डिसऑर्डर है, इस वजह से इनको हम लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिसऑर्डर का क्या मतलब है? वो कंडीशन जो टाइम के साथ साथ प्रोग्रेसिवली हो, जो टाइम के साथ साथ हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक कहते हैं। लेकिन इसके अपोजिट एक होती है एक्यूट डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, एकदम से अचानक से कोई भी डिसऑर्डर हो जाना, फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक है, वो क्या है? एक्यूट है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बर्निंग हो जाती है, ये हमारे पास क्या है? एक्यूट, जो एकदम से हो जाए। लेकिन क्रोनिक कंडीशन वो है जो प्रोग्रेसिवली टाइम के साथ साथ क्या हो? बिल्ड हो। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक कहते हैं। सो इट इज क्या है? क्रोनिक है। इसको हम पार्ट ऑफ COPD भी कहते हैं। C का मतलब होता है क्रोनिक, O का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं डैमेज होने को। P का मतलब होता है पल्मनरी और D का मतलब है डिसीज। सो हम इसको यह भी कह सकते हैं, ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज है जो टाइम के साथ ऑब्स्ट्रक्शन काज करती है पल्मनरी मींस लंग्स में, और ये वाली डिजीज है। इसके बाद इसकी एटिमोलॉजी की बात करते हैं कि एम्फीसीमा को एम्फीसीमा क्यों कहते हैं। एम्फीसीमा ग्रीक वर्ड है। इट्स मीन्स इनफ्लैट आर स्वेल। इनफ्लैट होने को या स्वेल होने को ग्रीक में एम्फीसीमा कहते हैं। यह वो कंडीशन है जिसमें एल्वियोलाई इनफ्लैट या स्वेल अप हो जाते हैं, दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं आते इलास्टन फाइबर्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से। इस कंडीशन को इस वजह से हम एम्फीसीमा कहते हैं। इलास्टन फाइबर्स क्या हैं? इलास्टन फाइबर्स वो प्रोटीन्स हैं डेट प्रोवाइड इलास्टिसिटी, जो क्या प्रोवाइड करते हैं? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद एम्फीसीमा की काजेस की बात करते हैं कि इसकी मेन काजेस क्या है। इसकी जो मेन काज है वो है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयरबॉर्न इरिटेंट्स।
ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोजर हो किसी भी पर्सन का एयरबोर्न इरिटेंट्स है, पॉल्यूटेंट्स है, तो उसको ये जो डिजीज है वो काज होती है। टोबैको स्मोक एंड मैरिजुआना स्मोक, जो टोबैको जो स्मोकिंग करते हैं या जो भंग वगैरह पीते हैं, उनको मेन काज है उनमें वो क्या है, टोबैको स्मोक या मैरिजुआना एम्फीसीमा की काज है। और 80% जो होती है वो ये टोबैको स्मोक से होती है। इसके अलावा दूसरी काज एयर पॉल्यूशन है। एयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी, एयर जब हम इनहेल करते हैं वो पॉल्यूटेंट्स एयर के साथ इनहेल होते हैं, एल्वियोलाई तक पहुंचते हैं, एल्वियोलाई में पहुंचकर इलास्टिन फाइबर्स पे अफेक्ट करते हैं और उसकी इलास्टिसिटी को डैमेज करते हैं। इसके अलावा डस्ट इंडस्ट्री और फ्यूम्स, वो लोग जो मास्क नहीं पहनते और इंडस्ट्रीज वगैरह में जॉब करते हैं, तो इंडस्ट्रीज वगैरह में अगर वो डस्ट है या फ्यूम्स हैं, वो फ्यूम्स या डस्ट हम इनहेल करेंगे, वो केमिकल्स भी क्या करेंगे, हमारे लंग्स को डैमेज करेंगे। इसके अलावा फोर्थ वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिफिशियंसी ऑफ अल्फा एंटीजन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो एक प्रोटीन है, डिफिशियंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ईटा एंड एमडीकैट टेस्ट के लिए इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर दें ताकि आपको याद रहे। इस पॉइंट को अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, डिफिशियंसी ऑफ अल्फा एंटीट्रिप्सिन या प्रोटीन का क्या मतलब है। अब इससे पहले हमें यह समझना होगा, कुछ यहां पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है प्रोटीएज। इसको मैं अगर यूं लिखूं ताकि आपको क्लियर नजर आए, प्रोटीएज। प्रोटीएज वो प्रोटीन एंजाइम है जो यहां पे इसमें मौजूद इलास्टिन फाइबर्स जो एल्वियोलाई में मौजूद हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय इलास्टिन फाइबर्स। अब सिंपली कंसेप्ट है, अगर प्रोटीएजेस यहां पे ज्यादा हो जाएं, ये प्रोटीएजेस जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से पैदा होते हैं। अगर प्रोटीएजेस ये जो एंजाइम्स हैं अगर ज्यादा होंगे तो एल्वियोलाई के जो इलास्टिन फाइबर्स मौजूद हैं उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे और इलास्टिसिटी को लॉस कर देंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइटल है एल्वियोलाई के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब ये वो प्रोटीन है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन वो प्रोटीन है जो इस प्रोटीएज को डिस्ट्रॉय करती है। जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन जो है ये प्रोटीएज को इनगल्फ करेगी या डिस्ट्रॉय करेगी या इसकी अमाउंट को डिक्रीज करेगी, तो इलास्टिन फाइबर्स भी इलास्टिन फाइबर की डिस्ट्रक्शन भी कम हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, एल्वियोलाई क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो जाहिर है इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, ये ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन काज करके ये इलास्टिन फाइबर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। मींस के ये जो डिफिशियंसी ऑफ अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है, इसका मेन फंक्शन प्रोटीएज की अमाउंट को कम करना, इसकी जो वैल्यू है उसको कम करना, और इसकी वैल्यू जब कम होगी तो इलास्टिन फाइबर्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ये इसके मेन काजेस है। इसके बाद कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं कि कौन कौन से मेन या कॉमन सिम्टम्स हैं। सिम्टम में अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है वो हमें कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। जब वो सांस लेता है तो उसको क्या होता है, उसमें मुश्किल होती है, क्योंकि इलास्टिन फाइबर्स जो इन्फ्लेट कर रहे थे आपस दोबारा अपनी पोजीशन पे लेके जो फाइबर्स एल्वियोलाई को लेके जा रहे थे वो अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग। जब वो ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहा होगा, सांस ले रहा होगा, तो उसकी चेस्ट से आवाजें जैसे खरखराने की आवाजें आएंगी, उसको हम वीजिंग कहते हैं। नंबर 4, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, क्योंकि वॉल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। डिस्ट्रॉय होने के रिजल्ट में अब यहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस होगा। इसके बाद
ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलर वॉल रिड्यूस द गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि एल्वियोलर वॉल अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इलास्टिन फाइबर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब यहां पे गैसेस जो एक्सचेंज है, गैसेस जो एक्सचेंज है वो अब रिड्यूस हो चुका है। इसके बाद अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मेडिकेशन यूज की जाती हैं, लेकिन यह बात याद रखनी है एम्फीसीमा जो है वो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल डिसऑर्डर है। इसका क्या मतलब हुआ? इरिवर्सिबल डिसऑर्डर का यह मतलब है अगर ये एक बार हो जाए तो दोबारा से ये इनक्योरेबल है, ये दोबारा पॉसिबल नहीं है कि दोबारा से ये क्या हो अपनी पोजीशन पर, या दोबारा से ये ठीक हो जाए, इनक्योरेबल है। इसके बाद मेडिकेशन में कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं जाके ताकि अगर कोई भी पेन वगैरह है, चेस्ट में पेन है, ब्रोंकाइटिस में पेन है, ब्रोंक्यूल्स में पेन है, तो वो क्या हो जाए, उसको रिलीफ मिल जाए। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे दी जाती है ताकि उनमें जो सांस की दुश्वारी है, मुश्किल है, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या हो, इजीली हो सके। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो ऑक्सीजन थेरेपी के जरिए ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जो सर्जरी भी पॉसिबल है, अगर ये केस पे डिपेंड करती है कि एम्फीसीमा की सेवेरिटी कितनी है। अगर लंग डिस्ट्रॉय हो चुका है, एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सो ये इरिवर्सिबल है, तो क्या हो सकता है, इसके लिए एक पॉसिबल सर्जरी पॉसिबल है जिसमें हम लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लंग ट्रांसप्लांट का क्या मतलब है? हेल्दी पर्सन से लंग को ट्रांसफ़र करेंगे, जो डिजीज़ या जो पेशेंट हैं उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद प्रिवेंशंस क्या हैं? हम स्मोकिंग को स्टॉप करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मास्क जो है वो यूज़ करें। अब रिकैप करते हैं व्हाट वी हैव लर्न टुडे। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट वन lower respiratory disorder is known as emphysema. What is emphysema? The condition in which the elasticity of the alveoli is lost due to destruction of elastin fibers is known as emphysema. ये वो condition in which emphysema, in which alveoli become enlarged. And then we discussed etymology of emphysema. Why emphysema is called emphysema? Because emphysema is derived from Greek word emphysema, which means inflate or enlarge. And then we discuss causes of emphysema. There are many causes, but main cause is smoking. Other cause is air pollutants, and third is most prominent cause of this disorder, emphysema, is deficiency of alpha-1 trypsin. Which deficiency of alpha-1 trypsin increase the proteases enzyme, and these proteases destroy the elastin fibers. And then we discuss the symptoms. There are many symptoms: coughing, shortness of breath, wheezing, increase the production of mucus due to breakdown of alveolar wall, reduce gases exchange. And then we discussed a treatment of emphysema. One is medication. Medication is mostly used, but emphysema is irreversible and incurable. And if the case is severe, then the surgery can also be performed, in which the lung transfer from healthy person to disease or infectious person. Now, a short homework for the students that write short note on emphysema.